गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम हिंदी ग्रामर की क्लास लेंगे। फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा कहते किसे हैं। मनुष्य अपने माइंड में बहुत सारे विचार रखता है। जब उन विचारों को किसी के सामने बोल कर या लिख कर प्रकट करता है, उसके सामने बोलता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने भावों को या विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, लेकिन जब उसी भावों और विचारों को वो लिखकर प्रकट करेगा तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं और उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है और साथ ही वो बोल नहीं पाते, तो वो अपने इशारों में उस सामने वाले को अपनी बात बताता है, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। समझ में आ गया। जो व्यक्ति के माइंड में विचार आ रहे हैं उसे हम बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अगर हम बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो वो मौखिक भाषा है, और उसे लिखकर प्रकट कर रहे हैं तो वो लिखित भाषा है। और अगर वो संकेतों में, इशारों में किसी को कोई बात समझा रहा है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। अब आता है लिपि। अब किसी भी चीज़ को हमें किसी भी विचार को अगर लिखना है तो हम उसे किस तरीके से लिख रहे हैं। अगर उसे लिखने का ढंग अगर किसी को पता नहीं है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसे हम इधर से इस साइड में यानी बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी भाषाएं होती है और सबकी अलग अलग लिपि होती है। पंजाबी भाषा की लिपि होती है, उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। फारसी लिपि उर्दू की है। उसी तरीके से हमारी हिंदी की जो लिपि है, हिंदी, संस्कृत और मराठी, उसकी लिपि देवनागरी है और उसे बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है। तो हमारे लिए एक ही है, लिपि कहते किसे हैं, यानी किसी भी भाषा को, कोई सी भी भाषा हुई, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है या ढंग, उसे लिपि कहते हैं। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। फिर आता है व्याकरण। अब जो भाषा हम बोलते हैं, किसी के सामने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, जो भी भाषा बोल रहे हैं उसका हमें जो शुद्ध ज्ञान करवाता है उसे हम कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी कोई भी भाषा है, अगर उसे हम शुद्ध रूप से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप के
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी जो भी भाषा हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है और उन नियमों का जो ज्ञान कराता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एक बार फिर से देख लो, भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य के दिमाग में या माइंड में जो विचार आते हैं उसे हम लिखकर बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी जब हम बोलकर प्रकट करेंगे उसे मौखिक भाषा, अगर हम अपने विचारों को लिखकर सामने वाले को प्रकट कर रहे हैं तो लिखित भाषा, और अगर जो व्यक्ति ना बोल सकता है और ना ही पढ़ा लिखा है, अगर वो अपने इशारों में किसी को बात समझा रहा है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। फिर अगला आता है लिपि। किसी भी भाषा को हम जिस तरीके से लिख रहे हैं उसका जो ढंग है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और भाषा को अगर हमें शुद्ध रूप का ज्ञान करवाना है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब भाषा जो है वो बहुत सारी होती है। पहली भाषा होती है मातृभाषा। जब मनुष्य पैदा होता है उसके बाद वो अपने माँ के साथ रहता है और माँ जो भाषा बोलती है, उसके परिवार वाले जो भाषा बोलते हैं वही बच्चा ज़्यादातर सीखता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। यानी माँ के साथ सीखी हुई भाषा को हम क्या कहेंगे? मातृभाषा। फिर एक होती है राष्ट्रभाषा। पूरे राष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जब कोई मुख्य भाषा होती है उसे किसी राज कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरे राष्ट्र में उसी को मान्यता मिलती है, तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में जिस भाषा का हम सहारा लेते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, पत्र व्यवहार के लिए, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा। एक होती है राजभाषा। पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में बहुत सारे राज्य होते हैं और हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती है। उस राज की कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 नवंबर 1949 को। यानी 14 नवंबर 1949 को हमारी हिंदी जो भाषा थी उसे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था और इसी दिन हम हिंदी दिवस भी प्रतिवर्ष मनाते हैं। 14 सितंबर। नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष हर साल हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। समझ में आ गया? अब जब भी आपको कोई पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो आपको ये तारीख याद होनी चाहिए कि 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्लियर? और हमारे संविधान के अंदर संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
यूँ तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जब आपको पूछे कि हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को हमारे यहाँ पर मान्यता दी गई है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने 2.2 की वीडियो, ये 2.2 में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी 18 तक हो गई थी। अब 19 और 22 रह गई है, उसमें आपको 19 वाली देखना। आफ्टर ट्रेवलिंग 33 किलोमीटर नीलम फाउंड इट 2/5 ऑफ हर जर्नी वो स्टिल लेफ्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ हर होल जर्नी। इसमें आपको ये बताना कि टोटल होल जर्नी बतानी है। मैंने 18 क्वेश्चन में मैंने आपको उस दिन करवाया था वो स्कूल स्टूडेंट वाला, उसमें मैंने गर्ल्स की बॉयज़ के दे रखे थे, गर्ल्स फाइंड करनी थी, गर्ल्स के नंबर की कितनी गर्ल्स स्कूल में है। तो उसमें मैंने आपको 1 से माइनस करके बताया था कि पार्ट हमें पहले फाइंड करना है। फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, पार्ट होते हैं, तो पार्ट हमें फाइंड करना, जो वैल्यू दे रखी थी उसी का पार्ट हमें इक्वल में लेना है। अब यहाँ पर टोटल जर्नी फाइंड करनी है, टोटल जर्नी फाइंड करनी है। अब देखना, ट्रेवलिंग 33 किलोमीटर, इसका मीन्स क्या है कि नीलम ने 33 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर ली है और 2/5 और जर्नी वो स्टिल है। मीन्स क्या है कि 2/5 पार्ट उसका टोटल जर्नी का बाकी है, और टोटल जर्नी उसकी कितनी, मतलब कितने किलोमीटर उसके टोटल है। इसमें 33 कर ली है और 2/5 पार्ट बाकी है। तो क्या करेंगे, अब इसमें आपको टोटल नहीं दे रखी तो टोटल फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपके 19 कि जब तक टोटल नहीं होगा तब तक हम उसका पार्ट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द टोटल जर्नी बी एक्स। क्या हो जाएगा, टोटल जर्नी क्या हो जाएगी, बी एक्स। अब यहाँ 33 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है और 2/5 हर जर्नी लेफ्ट में 2/5 जर्नी लेफ्ट है, तो इसका मीन उसने कितनी कर ली, उसने कितना पार्ट कर लिया। तो यहाँ पर 33 किलोमीटर वैल्यू दे रखी, कितनी कर ली है, डिस्टेंस दे रखी, बट कितना पार्ट कर लिया है, 2/5 पार्ट तो उसके बाकी है, तो कितना कर लिया, टोटल कितना हमारे 1। जैसे होल जर्नी हमने एक बार क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। ये तो वैल्यू के लिए हमने x लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये हम पार्ट फाइंड करने के लिए 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 - 2/5 कितना हो जाएगा, वही एलसीएम लेके करना है आपको। 5 - 2 = 3/5 पार्ट। इसका मीन्स क्या है, 3/5 पार्ट उसने कंप्लीट कर दिया है। 3/5 कर लिया पूरा और 2/5 क्या उसके अभी तक बाकी है टोटल में से। अब 33 किलोमीटर, अब हमें टोटल फाइंड करनी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब मैंने 18 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें भी बताया था कि जो भी वैल्यू दे रखी थी उसके इक्वल में हमने वही पार्ट लिया था ना। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वही पार्ट लेना है। तो सो एक्स, कि हम टोटल में से फाइंड कर रहे हैं, कोई भी हम पार्ट फाइंड करते हो टोटल का ही फाइंड करते हैं। तो एक्स हमारे अभी टोटल जर्नी क्या दे रखी, एक्स इंटू, ठीक है। अब पार्ट कितना है, क्योंकि हमारे पास अभी जो डिस्टेंसिंग वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंसिंग वैल्यू कितनी है, मतलब डिस्टेंस जितनी कवर की वो कितनी वैल्यू 33, और उसका पार्ट कितना है 3/5। तो इक्वल में इसकी क्या ले लेंगे, 33 ले लेंगे। क्लियर, 33 ले लेंगे। x × 3/5 = 33। जो वैल्यू दे रखी है उसी का पार्ट होना चाहिए, अगर पार्ट दे रखा तो उसी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर लेफ्ट का दे रखा तो यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू होती है, यहाँ पर कवर का दे रखा तो हमने कवर का ही पार्ट लिया। यहाँ पर हमने 2/5 थोड़ा लिया है, 2/5 लिया क्या हमने, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर कर ली है उसी का हमने पार्ट फाइंड किया। और पार्ट कैसे फाइंड किया, 1 में से 2/5 माइनस कर दिया, तो 5/2 3/5 पार्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज कुछ कट नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3x/5 = 33। लीनियर इक्वेशन आती है आपको, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट हम 5 को बाय ट्रांसपोजिंग, मीन्स क्या, बाय टीपी करेंगे, बाय टीपी देखना,
3x या पहले हमें 5, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की, और x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू उन सबको हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। तो सबसे फर्स्ट डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड में दे रखा है, पहले हम 3 को नहीं करेंगे, पहले हम किसको करेंगे, 5 को करेंगे। तो 5 को हम यहाँ करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 3x इक्वल्स टू 33 इंटू 5। ये क्या डिवाइड में था तो अल्टरनेट हो जाएगा, अपोज हो जाएगा, तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इंटू 5। अब यहाँ पर या तो इसको आप सॉल्व कर दो 33 इंटू 5, नहीं तो इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। कि अगर आप इसको नीचे के स्टेप में सॉल्व करते तो वो इजीली हो जाता है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, ये तो चलो ठीक है डाय मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कोई बड़ी डिजिट होती है फिर उसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना तो वो ज़्यादा आपके मतलब टाइम लगेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसको ऐसे ही शो कर दिया, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। अब हमें क्या करना है, x के साथ 3 भी है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो x इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज, क्योंकि अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ ना, तो इसको एज इट इज लिखना अपॉन। अब ये क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो बाई टी भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। आपको ऐसे डिवाइड ऐसे शो नहीं करना है, ऐसे साइन लगा के शो नहीं करना है, क्लियर, ये चीज आपको नहीं करनी है। अब देख लो ये डिवाइड की फॉर्म आ गई, अब तो आप इजीली कट कर सकते हो। कौन से टेबल से हो रहा है, 3 के टेबल से। कितने टाइम हो रहा है, 11 टाइम, बताया था सॉल्व करना। अब यहाँ 1 हो गया है, अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 11 इंटू 5 कितना हो गया, 55, और 55 किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, और x हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, लेट द टोटल जर्नी बी x। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि x हम x कब लेते हैं, जब हमें कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हमें एक x वैल्यू एक हमें एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम करेंगे और एज्यूम से हम वैल्यू फाइंड हो जाती है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसको एज्यूम करते हो, कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट एक जनरली आपको x y ये यूज करने, तो x ही यूज करना आप, ठीक है। और उसके बाद x, अब x की वैल्यू 55 आ गई, इसका मतलब 55 क्या है, टोटल जर्नी, तो ये आपके लिख देना नीचे। सो टोटल जर्नी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो टोटल जर्नी इक्वल्स टू 55 किलोमीटर, मतलब उसको 55 किलोमीटर तो उसने उसकी टोटल थी, इसमें से उसने कितनी कर ली, 33 कर ली। अब टोटल उसकी कितनी रहेगी, 20 रहेगी ना, 20 किलोमीटर। तो वो तो आपको फाइंड करना ही नहीं, बिकॉज आपको ओनली फॉर टोटल जर्नी ही फाइंड करनी थी, तो यहाँ तक ही आपको स्टॉप करना है, क्लियर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखना 20, अ गर्ल्स रीड 3/5 ऑफ बुक, शी फाइंड देयर आर स्टिल 80 पेजेस लेफ्ट टू बी रीड, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। अब इसमें क्या दे रखा है कि गर्ल्स ने एक बुक है उसका 3/5 पार्ट तो उसने क्या कर लिया, पढ़ लिया है, और शी फाइंड 80 पेजेस, और उसको उस बुक के 80 पेजेस पढ़ना अभी तक भी बाकी है। तो हाउ मेनी पेजेस आर इन द बुक, अब इसमें भी आपको टोटल ही फाइंड करना है कि टोटल कितने पेजेस, टोटल उस बुक में कितने पेजेस हैं। अब यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से अब रीड करना, उसके बाद सॉल्यूशन करना। अब इसमें 3/5 पार्ट आपको पढ़ लिया है और स्टिल मतलब 80 पेजेस बाकी है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट, मतलब जो बाकी है उसकी दे रखी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तो जो पढ़ लिया है उसका पार्ट दे रखा है, उसका पार्ट है, और हमें वैल्यू दे रखी है 80 पेज, मतलब जो लेफ्ट है जो रह गया है उसका दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप टोटल फाइंड करते हो, जैसे हमने टोटल जर्नी फाइंड की था, हमने वो पार्ट फाइंड किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हमें टोटल पेजेस फाइंड करने हैं। तो टोटल पेजेस हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर भी हम x ले लेंगे, टोटल पेजेस क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और x करके देखना इसको भी एक बार। जैसे आपके लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके कि अ गर्ल्स रीड बुक, शी रीड बुक मीन्स क्या कि 3/5 पार्ट तो उसने पढ़ लिया है। तब लेफ्ट पार्ट कितना रह गया, लेफ्ट पार्ट कितना रह गया, लेफ्ट पार्ट 1 - 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 पार्ट। वही एलसीएम लेके ही करना है, ठीक है। ये अभी मैंने डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पर 2/5 का से आया, मतलब आपको एलसीएम करके 5 - 3 हो जाएगा, तो वो 2/5 पार्ट। अब हमारे पास अभी तो उसके पास 80 पेजेस लेफ्ट है रीड, बाकी पढ़ना, और उसका ये पार्ट हमने फाइंड कर दिया। अब देखना
सो x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू 2/5 इक्वल्स टू 80। हो गया 80। x इंटू 2/5 कि जो लेफ्ट पेजेस थे उसी की हमने वैल्यू ली, उसी की वैल्यू ली ना 2/5। हमने 3/5 नहीं ली क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो उसने पढ़ लिया है, और 80 पेजेस वाला दे रखा है उसी की वैल्यू ली। यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लाइन लिख देना कि टोटल लेट द टोटल पेजेस इन बुक बी एक्स। ठीक है, ये लाइन लिख देता है कि आपको पता लगे कि एक्स हमारे टोटल पेजेस है, और हमें वही फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x/5 इक्वल्स टू 80। ठीक, अब नेक्स्ट ये देखना क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, x 2x इक्वल्स टू 5 की बाई 80 भी करेंगे, सेम वैसे ही है 80 इंटू 5। या तो इसको यहीं सॉल्व कर दो या फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देना। x इक्वल्स टू 80 इंटू 5/2। ठीक है, अब 2 के टेबल से ये कट जाएगा 40 टाइम, और 40 इंटू 5 हो जाएगा आपके 200। और 200 हमारे क्या था, हमने क्या x की वैल्यू ली थी, और x हमारे क्या था पेजेस टोटल, तो नीचे आप लाइन लिख देना, सो द टोटल पेजेस इन बुक इक्वल्स टू 200 पेजेस। क्लियर। अब आपकी फिनिश हो गई है, और जो मैंने होमवर्क दिए वो आप कर लेना पूरे। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट पढ़ोगे इंटीजर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 7 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 6 में मैंने आपको पढ़ाया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें आपको बता दिया था कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से बताया था। सिम्बायोसिस पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लाइकेन का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें एल्गी फंजाई साथ में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी आपको एक कैटेगरी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिक, फिर हमने पढ़ा पैरासिटिक। पैरासिटिक में 2 कैटेगरी थी, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, फिर हमने लास्ट लिया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस जिसमें होता है, जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं या बेनिफिट देते हैं, दोनों में से किसी एक को भी नुकसान या हार्म नहीं होता। ठीक है, मैं नेक्स्ट लूंगी अब इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस ये लाइकेन तक मैंने देख लिया था, अब इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक्टिविटीज छोटी सी है, आप रीड कर लेना, समझ में आ जाएगी। वैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो 4th कैटेगरी है सिम्बायोसिस के बाद में। फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट, फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट, वो प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो सारे हीटरोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। और हीटरोट्रॉप की कैटेगरी में आने के बाद इनमें से सबसे पहले सेप्रोफिटिक पैरासिटिक पढ़ लिया, सिम्बायोसिस पढ़ लिया जो अपना खाना नहीं बना रहा था, और एक प्लांट आता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मीनिंग है इंसेक्ट वॉर्स, यानी वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे प्लांट या ऐसे पौधे जो कीड़ों को खा जाते हैं अपना फूड को फुलफिल करने के लिए, फूड अमाउंट को। तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है ये। फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट, ऐसे प्लांट जो कुछ इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट को अपने अंदर खा जाते हैं या ले लेते हैं। एग्जाम्पल है ऐसे कुछ प्लांट, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट इसको प्रोनाउंस करेंगे, वीनस फ्लाईट्रैप, सन ड्यू प्लांट एंड ब्लैडर वॉल्ट। ये कुछ प्लांट के नेम है जो एग्जाम्पल है जो इंसेक्ट को डायरेक्ट फूड के रूप में इंटेक करते हैं। ठीक है, पिक्चर प्लांट जो घड़े के शेप का होता है, वीनस फ्लाईट्रैप जो बुक के शेप का होता है, जैसे बुक होती है तो बुक का फ्लैप जैसे होता है, एक बुक को आप फ्लैप करते हो तो मतलब टर्न करते हो तो वो कैसे होती है, बंद होने के टाइम पे उसके 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है, तो उस तरह से यू खुला हुआ होता है। वो जो वीनस फ्लाईट्रैप होता है इस शेप में होता है। जैसे ही यहाँ पर कोई इंसेक्ट आके बैठता है इस पॉइंट पे, तो वो ऐसे कवर बंद हो जाता है और सारे इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेता है, वो उसका फूड बन जाता है। तो उसका शेप होता है वीनस फ्लाईट्रैप, यानी नोटबुक के फ्लैप की तरह। सन ड्यू प्लांट एंड ब्लैडर वॉल्ट, ब्लैडर वॉल्ट ये 2 प्लांट और है जिनके पीछे पिक्चर दे रखे होंगे, नहीं भी दे रखे होंगे तो आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है कि कौन से प्लांट है जो इंसेक्ट को खाते हैं। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्यों बोलते हैं इनको इंसेक्टिवोरस? बिकॉज दे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ऐसे प्लांट क्या खाते हैं, इंसेक्ट।
दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पॉजेस स्पेशल मेथड्स टू कैच इंसेक्ट, और इनके अंदर कुछ स्पेशल मेथड होता है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट को अपने अंदर कैच कर लेते हैं। इन अ पिक्चर प्लांट फॉर एग्जांपल द लीफ लेमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। PITCHER का मीनिंग होता है घड़े जैसा शेप बना देता है। मतलब इस पिक्चर प्लांट का जो लीव्स होता है वो लीव्स इस तरह से मुड़ी हुई होती है चारों तरफ से कि वो एक घड़े का शेप बनाती है। घड़े यानी पॉट का, पानी भरने का जो कंटेनर होता है उस तरह का फ्लैप सारी जो इस प्लांट की जो लीव्स होती है वो लीव्स इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि वो पिक्चर यानी घड़े का शेप बना देती है। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर एंड द लीफ टिप इज मॉडिफाइड इनटू अ लीड, और इसकी जो लीफ टिप होती है वो लीड का मतलब घड़े के ढक्कन की तरह इसकी लीफ जो होती है वो मुड़ी हुई होती है, ताकि ये कि जैसे ही उस ऐसे शेप का जो घड़ा बना हुआ है उसके ऊपर जैसे ही इंसेक्ट आके बैठेगा वो अपना लीड कवर कर देगा और इंसेक्ट उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर एंड द लिप टिप इज मॉडिफाइड इनटू लीड, ढक्कन की तरह बन जाएगा। व्हेन एन इंसेक्ट हैपन्स टू एंटर अ पिक्चर प्लांट द लीड इज इनक्लोज्ड, वही चीज बताई मैंने, जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठेगा वो अपना ऐसे क्लोज कर लेगा और इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेगा, तो वो लीड हो गया। इनक्लोज यानी वो बंद हो जाएगा, फिर उसके इंसेक्ट उसके अंदर से जाने के बाद उसका इंसेक्ट बाहर वापस नहीं निकल पाएगा, वो कैप्चर कर लेता है। द इंसेक्ट डज गेट ट्रैप्ड इन द पिक्चर वेयर इट इज देन डाइजेस्टेड, और अंदर जाने के बाद वो प्लांट उस इंसेक्ट को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरह से वो प्लांट में इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर प्लांट का एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ब्लैक पोर्शन में ब्लैक एंड व्हाइट है, आपकी डायग्राम बुक में कलर दे रखा है। अब वहाँ पे देख लो कि ये घड़े का शेप बना रहा है, ऊपर से ढक रहा है और डाइजेस्ट कर रहा है कीट को। इंसेक्टिवरस प्लांट इनफैक्ट आर ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। आपको पिक्चर में देखने के बाद लगेगा ये तो ग्रीन है, हाँ है ग्रीन, तो इसमें क्लोरोफिल है क्लोरोफिल, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करेगा, हाँ फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये अपना खाना भी खुद बना सकता है। दैट मीन्स ये नहीं कि अगर ये इसने कीड़े को नहीं खाया तो ये भूखा रहेगा, नहीं, इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती रहेगी और ये अपना फूड भी बनाता रहेगा, ग्लूकोज भी बनाता रहेगा। जो प्रोसेस होती आ रही है फोटोसिंथेसिस की वो इसमें भी एज वेल एज होगी। डिफरेंस ये है कि इसको फूड के अलावा, ग्लूकोज के अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत होती है और कुछ और चीज़ की ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को खाता है। मतलब ये कि इसका इंसेक्ट खाना ज़रूरी होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, इंसेक्ट को भी खाता है। जैसे यहाँ दे रखा है कि ये सब चीज़ें लेकर वो खाना बना देता है, जस्ट लाइक द ऑटोट्रॉप ग्रीन प्लांट की तरह। बट द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय द इंसेक्ट विच दीज प्लांट्स कैप्चर। बट इनको अगर कुछ एक्स्ट्रा वेराइटी में कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, कभी कभी हमारी इच्छा होती है कोई नई डिश बना के खाए, वैसे कि वैसे इनको एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है, खाने के अलावा इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो वो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये क्या लेते हैं अपने अंदर, इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं और ये प्लांट इंसेक्ट को खा जाते हैं। क्यों? नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए, इसलिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। ये इनका रीज़न हो गया, आप नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, कंटिन्यू उसको ले लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। प्लांट्स नीड अ वाइड वेराइटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स ऑफ कैरिंग अवर लाइफ फंक्शन। बहुत से मिनरल्स हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट सिस्टम कैरी टू द स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव। मतलब ये कि ये मिनरल कहाँ से आते हैं, तो सॉइल में नीचे होते हैं, वहाँ सॉइल नीचे वाली सॉइल से वो अंदर लेते हैं, अंदर लेने के बाद वो रूट से स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस से सारी लीव्स को वो न्यूट्रिशन या मिनरल्स उसको मिल जाता है। द मिनरल सोर्सेज आर एयर, सॉइल एंड वाटर। वो मिनरल उसको कहीं से भी मिल सकता है, एयर में भी घूम रहा है, वाटर में भी है और सॉइल में भी है। मिनरल सॉल्ट गेट डिजोल्व इन वाटर एंड आर टेकन अप। वो डिजोल्व फॉर्म में होता है वाटर के अंदर, जो उसको वो ले लेता है। प्लांट्स यूज मिनरल्स इन अ नंबर ऑफ वेज, दे बिकम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल एटसेट्रा। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होता है सेल के अंदर का लिक्विड। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से अलग है। साइटोप्लाज्म नॉर्मल सेल लिक्विड होता है, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है जिससे वो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है इसकी। एग्जाम्पल दे रखा है इसने, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन प्रोटीन, मैग्नीशियम
क्लोरोफिल एंड कैल्शियम इन सेल वॉल। यहाँ पे दे रखा है कि सेल वॉल के अंदर ये सारे मिनरल्स उसको मिल जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ दे रखा है जैसे एयर से आपको किसी प्लांट को अगर मिनरल्स चाहिए तो एयर से आपको मिलेगा CO2 और मिलेगा ऑक्सीजन। वाटर से चाहिए तो वाटर में क्या क्या मिनरल मिलेगा, तो एक हाइड्रोजन और साथ में डिजोल्व मेटल इन आयनिक फॉर्म। और सॉइल में आपको बहुत सारे मिनरल मिलेंगे। आपको बोलते हैं ना सॉइल जो होती है वो बहुत लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं उसमें और लॉट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं। कौन कौन से मिनरल सॉइल में मिलते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज। ये मैंगनीज है और ये मैग्नीशियम है। जिंक, बोरॉन, कॉपर, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, ये सारे मिनरल्स जो है वो उसको सॉइल से मिलेंगे, ये वाटर से और ये एयर से। दिस मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारे न्यूट्रिएंट उसको क्यों चाहिए? डेवलपमेंट करवाने के लिए, साथ ही साथ ग्रोथ करवाने के लिए। देयर अमाउंट कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल एज दे आर यूज्ड बाय प्लांट्स। In order to compensate for its loss, the farmer use fertilizer and manure। अगर सॉइल में, एयर में या वाटर में इन न्यूट्रिएंट्स या मिनरल की कमी हो जाती है तो ऊपर से इन चीज़ों को सॉइल में डाला जाता है और वो डालने का प्रोसेस है मैन्योर और फर्टिलाइज़र। यानी खेत में जब आपने देखा होगा यूरिया, मैन्योर, काऊ डंग डालते हैं तो वो क्यों डालते हैं? अगर इन चीज़ों की कमी हो रही है तो फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि सॉइल में सारे मिनरल्स आ जाए। This enrichment of soil keeps the plant healthy, which leads to a larger crop output। मतलब ये कि अगर ये डाल दिया आपने तो एक प्लांट को सारे इनरिचमेंट जो है उसका फुलफिल, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी फुलफिल हो जाती है और वो प्लांट अच्छे से हेल्दी ग्रो करता है। विच लीड्स टू अ लार्जर क्रॉप आउटपुट। कैन यू से वाई फार्मर प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन इन देयर फील्ड। ये लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ रहा है आपके लिए, इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि आप इमेजिन कर सकते हो या आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फार्मर बार बार क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं। मतलब एक बार व्हीट उगाते तो दूसरे सीजन में मेज क्यों उगाते हैं? तो उसके दो रीज़न है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से जैसा जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसी फसल उगाते हैं। दूसरा रीज़न ये कि सॉइल में एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। बार बार आप पल्सेज उगा रहे हो तो वो बार बार पल्सेज क्या करेगी? नाइट्रोजन को ख़त्म कर देगी। तो वो ना हो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? बार बार क्रॉप रोटेशन करते हैं। एक बार व्हीट उगाया, दूसरी बार मेज़ ले लेंगे, नेक्स्ट सीजन में कुछ और ले लेंगे, ताकि सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर रहे, कोई एक कम ना हो और कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं हो। इस चीज़ को करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन वाली टेक्निक अपनाते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप। ये चीज़ होगी। आंसर दिस क्वेश्चन के बाद आपका ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और बाकी के नोट्स बनाइएगा। इंसेक्टिवरस प्लांट के नोट्स बनाने के बाद ये चैप्टर एंड होता है। जहाँ तक MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स आप सब बुक में फिलअप करना और वेरी शॉर्ट आप नोटबुक में होमवर्क की एज अ होमवर्क कर देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 2 पढ़ रहे थे, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स यानी कि जो क्षेत्रीय राजा महाराजा थे उनका उद्भव कैसे हुआ था। तो इसमें हमने पाल्स के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में, चौहान्स के बारे में, चंदेल्स के बारे में, गुर्जर प्रतिहार के बारे में, ये सारा हमने पढ़ लिया था। और उसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से राजा थे, कौन से किस किस समय में थे, लेकिन अपने अपने समय में कोई न कोई एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा होते ही, तो उनके बारे में हमने ये पढ़ लिया था। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था द ट्रिपिटी स्ट्रगल, यानी कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में, और उनके तीनों के झगड़े के बीच में राजपूत वंश आता है और वो उसका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा फॉरेन इन्वेडर, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन आए थे और उन्होंने किस प्रकार से अपना अधिकार जमाया था। फर्स्ट आता है द गाजनेविड्स 1000 CE to 1200 CE। द गाजनेविड डायनेस्टी केम फ्रॉम द किंग सुबुक्तकीन। किसके डायनेस्टी से आया था? गाजनेविड डायनेस्टी केम फ्रॉम किंग सुबुक्तकीन। यहाँ के राजा का नाम क्या था? सुबुक्तकीन। ही वॉज ओरिजिनली अ तुर्किश रूलर। वो रियल में कौन सा शासक था? तुर्किश रूलर था। हु इन्वेडेड गजनी, जिसने गजनी के ऊपर आक्रमण किया था इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो अभी कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर। ही वॉज सक्सेस्ड बाय हिज सन महमूद। इसका किसका उत्तराधिकारी था? महमूद का, इन 997 CE। अब पढ़ते अपन महमूद ऑफ
गजनी 998 to 1030, यानी कि किसका, ये उस सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी है महमूद, इसका पुत्र है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030. He extended his control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of subcontinent. देखो क्या दे रखा है, इसने एक्सटेंड का मीन्स क्या होता है, विस्तार करना। हिज कंट्रोल, इसने अपना कंट्रोल किया था ओवर पार्ट्स, जो भी नाम दे रखे हैं, सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, उप क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र थे, उनके साथ साथ उनके जो छोटे क्षेत्र थे उनके ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया था। इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक वेल्थ एंड बिल्ड अ लार्ज आर्मी, इस कारण से उसने अपनी बहुत बड़ी सेना को एकत्रित कर लिया, क्योंकि उस समय जो लोगों के पास पावर होता था वो किसको मानते थे, या तो उनके क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए या फिर उनकी सेना बड़ी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया, बिल्ड अ लार्ज आर्मी, उसने अपनी बहुत बड़ी सेना बना दी थी। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स बिटवीन, क्या दे रखा है, उसने जो सब कॉन्टिनेंट थे उसके ऊपर उसने 17 टाइम्स, 17 बार से भी ज़्यादा उसने क्या किए थे, अटैक किए थे। और उसने किस किस के ऊपर अटैक किए थे, कब से कब तक किए थे ये 17 बार अटैक, 1000 से 1027 AD तक। ही अटैक्ड मेनली ऑन द टेम्पल्स। अब वो जो अटैक करता था, जो तुर्किश रूलर था, वो किसके ऊपर अटैक करता था, मंदिरों के ऊपर। क्योंकि आप लोग को ये बात तो पता है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब कि हमारा देश पहले से ही धन धान्य से और बहुत सारी चीज़ों से संपूर्ण था, या कह सकते संपन्न था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और हमारे यहाँ पर धार्मिक आस्था हमेशा से रही हुई थी, तो हमारे जो मंदिर थे वो बहुत व्यवस्थित थे, सुसज्जित थे, उसमें सोने की मूर्तियाँ और जो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको लूट कर जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे वो पैसे वाले बन सकते थे और ज़्यादा पावर्स उनके पास आ सकती थी। ही अटैक्ड मेनली ऑन द टेम्पल्स इन टाउन्स इन नॉर्थन इंडिया, दे रखा है किसके ऊपर अटैक करते थे, टेम्पल्स और नॉर्थन इंडिया के जो टाउन्स थे। दिस वॉज बिकॉज ही हैड हियर्ड दैट वॉज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी केप्ट इन द टेम्पल्स ऑफ इंडिया, दे रखा है यहाँ पर। तो उन्होंने टेम्पल्स के ऊपर अटैक करके बहुत सारा गोल्ड, सोना और ज्वेलरी अपने पास इकट्ठी कर दी थी। सम ऑफ हिज फेमस कैंपेन वर अगेंस्ट नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज। उसके अलावा भी उसकी बहुत सारे कैंपेन का मतलब क्या होता है, अभियान चलाना, यानी कि किसी के प्रति अपन कोई अभियान चलाते हैं तो उसने किस किस के लिए चलाया था, नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज, ये सारे जगह के नाम है पर्टिकुलर। हिज 15 इन्वेजन अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल, उसका जो 15वां आक्रमण था वो सोमनाथ टेम्पल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो गुजरात के अंदर है। सोमनाथ पीपल इन गुजरात वॉज द मोस्ट डिस्ट्रॉयस वन, ये सोमनाथ पीपल दे रखा है, सॉरी, उसने जो वहाँ के जो लोग थे सोमनाथ के, उनके ऊपर अटैक किया था। वॉज द मोस्ट डिस्ट्रॉयस, डिस्ट्रॉयस का मीन्स क्या होता है, नष्ट कर देना, यानी कि हो सकता है कि बहुत बड़ा आक्रमण होगा जिससे कि वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया होगा। ही लूटेड द टेम्पल ऑफ ऑल इट्स वेल्थ, दे रखा है लूटेड का यहाँ पर मीन्स भी ये होता है लूटना। उसने टेम्पल्स की जो भी वेल्थ थी, जो समृद्धि थी, उन सबको क्या कर लिया था, लूट लिया था। He used some of its wealth to beautify the city of गजनी। अब उसने जो लूट के जो सामान इकट्ठा किया था, जो गोल्ड ज्वेलरी जो भी इकट्ठी की थी, उसको उसने कहाँ पर काम लिया था, अपनी सिटी गजनी को सुंदर बनाने के लिए उसने काम में लिया था। He died in 1030 AD, उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1030 AD में। महमूद वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इंडिया एंड कंडीशन ऑफ इट्स पीपल। देखो क्या दे रखा है, महमूद जो था भारतीय लोगों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड था, साथ ही साथ वहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी थी ये भी उसको पता चल गई थी। ये कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्ट लेके वो उनको जानने की कोशिश कर रहा था। सो इज़ वन ऑफ हिज कैंपेन महमूद वॉज अकम्पेन्ड बाय अ ग्रेट पर्शियन स्कॉलर अल बरूनी। अब यहाँ पर इसके कह सकते हैं एक पारसी स्कॉलर का मतलब कवि, जिसका नाम क्या दे रखा है, अल बरूनी, उसने उसको कंपेन किया था। अल बरूनी लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स इन इंडिया, उसने उसको नियुक्त किया था, वो आया था। अल बरूनी भारत में बहुत सालों तक रहा था। लर्न संस्कृत, उसने कौन सी भाषा सीखी, संस्कृत, जबकि नाम से क्या पता चल रहा है, अल बरूनी यानी कि कोई तुर्किश होगा। लर्न संस्कृत, उसने संस्कृत भाषा सीखी। एंड रोट एन एक्सीलेंट बुक, उसने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी, ऑन इंडिया नेम किताबल
हिंद। उस किताब का नाम क्या है? नाम यही है, किताब अल हिंद। अंडरलाइन कर देना, किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है और नाम क्या है इसका? किताब अल हिंद। विच इज़ अ वैल्यूबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। और ये जो बुक लिखी है इससे हमको उस समय की सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। दिस अबाउट पीरियड यानी कि उस समय जो समय चल रहा था। अब कोई भी, मैंने आप लोगों को ये बात पहले बता दी, कोई भी राजा के दरबार में कोई भी कवि नियुक्त किया जाता है तो यहाँ पर भी उस समय ये राजा था, तो इसके दरबार में जो अल बरूनी आया था वो क्या लिखेगा? इसके अच्छा ही लिखेगा। इसने अपने प्रशासन के दौरान क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या वो कर रहा है, तो सारी अच्छी बातें उसने उस बुक में लिखी होगी। इससे हमको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यानी कि महत्वपूर्ण सूचनाएं उस समय की हमको मिल जाती थी। नेक्स्ट है द गोरिडिश 1200 CE टू 1300 CE आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी। क्या दे रखा है? जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो गई थी, द रूलर्स ऑफ गोर इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, अभी कहाँ पर है? अफगानिस्तान, कैप्चर्ड द वीकेंड गाजनियाबाद एम्पायर। अब जो ये घोर शासन कह सकते हैं, घोर जो रूलर्स थे, इन लोगों ने क्या किया? गाजनियाबाद का जो एम्पायर था, जो शासन था, जो कमज़ोर पड़ गया था, उसको अपने अंदर कैप्चर का मतलब कब्जे में ले लेना, उसको पकड़ लेना, अपने अंदर ले लिया था। द घोरी डायनेस्टी केम इनटू पावर इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी हु असेंडेड द थ्रोन इन 1202 CE। वह सिंहासन पर कब बैठा था? 1202। एसेंडेड का मतलब होता है सिंहासन पर बैठना या चढ़ाई करना। मेन जो होता है वो चढ़ाई करना, चढ़ना भी कह सकते हो आप इसको। अब पढ़ते अपन महमूद घोरी के बाद। अब किसका शासन आ गया यहाँ पर? महमूद घोरी का। घोरी अटैक्ड सेवरल रीजन ऑफ इंडिया इन 12th सेंचुरी। देखो क्या कह रहा है, घोरी ने भारत के बहुत सारे रीजन, बहुत सारे क्षेत्र पर 12th सेंचुरी में अटैक किया था। He was defeated by the ruler of Gujarat in 1178 CE, but he gained victory over Punjab and annexed it in 1190 CE. He was defeated by the ruler of Gujarat. वह डिफेटेड, हार गया था किससे? गुजरात का जो शासक था। लेकिन कब हारा था? 1178। बट ही गेंड, लेकिन उसने फिर से विजय प्राप्त कर ली थी। किसके ऊपर? पंजाब के ऊपर। और एनेक्सेड, कब्जा कर लिया था कब? 1190 CE के अंदर। In the following year, the Rajput ruler of northern India faced him in the first battle of Tarain। देखो क्या दे रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट है और आप इसी क्लास को मत पढ़ना है कि ये क्वेश्चन आपके यहीं तक आएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। तो आप इसको जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, यानी कि ज़रूरी तो नहीं कि सारे बच्चे 10th के बाद साइंस मैथ्स या कॉमर्स ही लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स से भी लेंगे, किसी को RS भी बनना हो, किसी को IAS भी बनना हो। आप लोग ये चीज़ अपने माइंड में रखना, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो जितने भी बैटल्स आ रहे हैं यही क्वेश्चन आपके GK में बनते हैं। तो यहाँ पर इनको अभी से अच्छे से माइंड में कर लोगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो राजपूत राजा थे उनको कौन सा युद्ध फेस करना था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन एक जगह का नाम है तो उसको क्या नाम दे दिया गया? तराइन का युद्ध। वेयर ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस समय मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से क्या हो गया था? हार गया था। अब देखो इसका समय नहीं दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है? इन द फॉलोइंग ईयर। तो यहाँ पर 1190 में उसने कब्जा किया था। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1191 में। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ऊपर लिख देना 1191, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ऑल्सो इन 1192 उसके बाद ही रिटर्न विथ हिज फोर्स एंड अटैक्ड पृथ्वीराज चौहान। अब कोई किसी के ऊपर अटैक करता है तो दूसरा बैठा थोड़ी रहेगा कि हाँ मैं तो आराम से सोया रहता हूँ और कोई आके मेरे ऊपर अटैक कर दे। तो नेक्स्ट ईयर ही वापस महमूद गोरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक कर दिया था। दिस वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसको तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता था। वेरी डिफीटेड चौहान एंड कैप्चर्ड हिम। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनको कब्जे में ले लिया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी अमंग द राजपूत किंग्स। और किस कारण से? अगर आपसे रीज़न पूछा जाए कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के हारने का कारण क्या था? लैक ऑफ यूनिटी अमंग द राजपूत किंग्स, कि राजपूत के जो राजाओं थे उनमें क्या नहीं रही? एकता की कमी हो गई थी, इसलिए यहाँ पर वो महमूद गोरी से हार गए थे।
तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करना है। और ये दोनों क्वेश्चन अगर पीछे नहीं भी आते हैं तो कभी भी ऑनलाइन टेस्ट या कुछ भी लिया जाएगा तो ये 2 क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगी ही दूंगी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 शो कर देना है यहाँ पर, और सेकेंड बैटल आपको दे रखा है 1192। अब जो नेक्स्ट दे रखा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे आगे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से और रीड कर लेना और पढ़ लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस लेसन सेकंड। पिछले लेसन में हमने पादपों में पोषण पढ़ा था। सेकंड लेसन प्राणियों में पोषण। जैसा कि आप जानते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। मनुष्य और अन्य जंतु भोजन के लिए पादपों पर निर्भर हैं। ठीक है ना। पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी और ऐसा जीव नहीं कर सकते। प्राणी और अपना भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही भोजन का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतु उनको अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों और अन्य जंतु द्वारा दोनों को खाते हैं। जानते हैं ना, हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ जंतु सिर्फ पौधों से प्राप्त भोजन करते हैं, कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं जो मांस खाते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों से प्राप्त भोजन और जंतु दोनों को खाते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतग्रहण। अंतग्रहण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने की क्रिया, है ना, भोजन ग्रहण करने की विधि। अंतग्रहण, भोजन कर रहे हैं, ये अंतग्रहण हो गया। और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। आपने पिछली क्लास के अंदर 6 क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा भोजन के घटक। भोजन के बहुत सारे घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन, है ना, खनिज लवण, जल, ये सभी भोजन के घटक कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सभी भोजन के घटक हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन जटिल पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यह एक जटिल पदार्थ है ना। तो कुछ जंतु इनको सीधे इसे रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं, इनको सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक है। देखो आपके सामने दे रखा है एक आरेख, जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है, उसको हम सरल पदार्थ के अंदर बदल रहे हैं, यानी कि जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में बदलना। परिवर्तित होना, यानी कि जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं, यह परिभाषा आपको याद भी करनी है, अपनी कॉपी में नोट भी करनी है। जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित होना या टूटना, है ना, विखंडन कहलाता है, और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। आगे देखो आप, खाद्य अंतग्रहण की विभिन्न विधियां। अंतग्रहण, भोजन करने का, जैसे आपने पढ़ा था ना, भोजन ग्रहण करने की विधि। तो भोजन के अंतग्रहण की विभिन्न विधियां हैं। जैसे आपने मधुमक्खी को देखा, मधुमक्खी है मर्मंग पक्षी, पौधे का मकरंद चूसती है, पौधे का रस चूसती है, देखा ना आपने। मानव और अन्य जंतु, शिशु माँ को दूध पिलाती, माँ का दूध पीते। मधुमक्खियाँ होती हैं जो फूलों का रस चूस रही है। दूसरे बच्चे होते हैं जंतु के जो माँ का दूध पीती। अजगर सर्प वंश के प्राणी को अपनी समूचा निगल लेता है। अजगर क्या करता है, पूरा ही निगल लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जंतु अलग अलग तरीके से अंतग्रहण करता है।
मधुमक्खी चूसने का काम कर रही है, बच्चे माँ का दूध पी रहे, अजगर निकल रहा है। तो ये अंतग्रहण की विधियां अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से हैं। स्टारफिश, तारा मछली, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर कवच वाले जंतुओं को का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से, स्टारफिश कवच खोलने के बाद में अपने मुख से अमाशय को बाहर निकलती है ना, और यह जंतु के कोमल अंगों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पच जाता है। क्या कर रहा है? अमाशय को शरीर से बाहर निकाल रहा है, कोमल अंगों को खाकर उसको अवशोषित यानी कि पाचन क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है? स्टारफिश। तो आप एक काम करिएगा, आज इस लेसन को मैं यहाँ एंड कर लेता हूँ। आप आज स्टारफिश का एक डायग्राम अपने नोटबुक के अंदर बनावें और स्टारफिश किस प्रकार भोजन का पाचन करता है, ठीक है ना। तो यह आप घर बैठे याद भी कर लेवें और इसको कॉपी के अंदर नोट भी कर लेवें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपन बात कर रहे हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 1 पूर्णांक। कल मैंने आपको बताया था कि चिन्हों का ज्ञान, चिन्हों के ज्ञान के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करते हैं तो क्या आता है? प्लस। उसी प्रकार दूसरा बताया था मैंने, माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करते हैं तो भी क्या आता है? प्लस। तीसरा मैंने बताया था आपको, प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करते हैं तो क्या आता है? माइनस। चौथा मैंने बताया था आपको, माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, ये दो की संख्या का गुणा और जोड़। अब आगे बात करते हैं अपन भाग वाले में। मैंने बताया था आपको कि प्लस के अंदर अगर प्लस की संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है? प्लस। माइनस की संख्या के अंदर माइनस की संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है? प्लस। प्लस की संख्या के अंदर अगर माइनस की संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है? माइनस। उसी प्रकार माइनस की संख्या के अंदर प्लस की संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है? माइनस। ठीक है, और कल अपन ने कुछ जोड़ के बारे में भी चर्चा की। ठीक है, आज वापस थोड़ा उनको दोहरा लेते हैं। जोड़ के बारे में वापस में बता देता हूँ, ध्यान से देखना। कल अपन ने नॉर्मल जोड़ के बारे में चर्चा की। एक बार नॉर्मल जोड़ वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। -3 + 4 - 4 + 3। सपोज आपके पास कोई संख्या है और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब बहुत सारी संख्या प्लस में और बहुत सारी संख्या माइनस में आ जाए तब आपको क्या करना है कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके प्लस का निशान लगाना है, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस का निशान लगाना है। सबसे पहला काम अपन यही करेंगे, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके क्या करते हैं? प्लस का निशान लगाते हैं। देखना, प्लस के 4 और प्लस के 3, वो तो प्लस के नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। देखो तो प्लस के 4 और प्लस के 3 क्या होगा? इसको जोड़ूंगा, क्या आएगा? प्लस के 7। क्लियर? अब माइनस वाली संख्या को जोड़ करके क्या करेंगे? माइनस का निशान लगाएंगे, जिसकी माइनस के 3 और माइनस के 4 तो माइनस के 7। और कल अपन ने बताया था मैंने कि जब एक प्लस की आ जाए और एक माइनस की आ जाए तब आपको क्या करना है? बड़ी संख्या को पकड़ना है, बड़ी संख्या का निशान लगाना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। अब देखो यहाँ पे आपको +7 और -7 दोनों साथ दोनों सेम नजर आ रहे हैं। एक क्या है? प्लस का और एक क्या है? माइनस का। और कभी भी ध्यान रखना, जब दोनों संख्याएं सेम हो और एक प्लस का और एक माइनस का हो तो हमेशा ध्यान रखना उसका आंसर क्या आता है? 0, क्योंकि 7 प्लस में से माइनस के साथ घटाऊंगा तो क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। नेक्स्ट इसी तरह से एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लो मैंने लिया 5 - 4 - 8 + 2 ये लिख दिया। ठीक है, अब वो जनरेशन प्लस वाली संख्या को जोड़ करके प्लस का निशान, माइनस वाली संख्या को जोड़ करके माइनस का निशान। अब ध्यान से देखना, प्लस वाली संख्या कौन सी? प्लस के 5 और प्लस के 2। तो प्लस के 5 और प्लस के 2 कितने हो गए? प्लस के 7। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ प्लस के 7। देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्लस है। ध्यान रखना, यहाँ माइनस के 4 है और यहाँ पे माइनस के 8 है। -4 और -8 क्या होते हैं? माइनस के 12 होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया? प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके प्लस का निशान लगाना है, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस का निशान लगाना है।
ठीक है। अब देखो जब एक प्लस की और एक माइनस की आ गई तो आपको क्या करना है, एक प्लस की और एक माइनस की आ गई तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को पकड़ना है, बड़ी संख्या का निशान लगाना है, सीधी गणित। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखो इसके अंदर 12 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या क्या है, निशान किसका है, माइनस का है। तो सबसे पहले बराबर लिख के माइनस का निशान लगा दो और बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या है क्या है 12 और छोटी संख्या क्या है 7। तो 12 में से 7 को घटाऊंगा क्या है 5। तो इसका आंसर क्या आएगा -5। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को कैसे घटाएंगे, तो ये बहुत ही इजी तरीका है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको हल करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया नॉर्मल। कभी कभी क्या होता है कोष्टक में भी आते हैं, कभी क्या होता है कोष्टक वाले भी आते हैं, तो कोष्टक वाले हल करने में थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, तो कोष्टक वाले भी बता देता हूँ। देखो दो मैंने एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल तीसरा और देख लो जो कि कोष्टक वाला बता रहा हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 2 + -4, ठीक है, +-3 -5। सपोज मैंने ये लिख दिया। अब इसको हल करो, आपको नजर आ रहा होगा यार ये प्लस वाले बहुत सारे प्लस प्लस और बहुत सारे माइनस माइनस कैसे आ गए। सबसे पहले इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको गुणे का नियम लगाना है। ठीक है, कोष्टक को खोलने से पहले आपको क्या करना है, गुणे का नियम लगाना है। देखो गुणे का नियम जो भी मैंने बताया था, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आता है प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो भी प्लस, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस, और माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो भी माइनस। तो सबसे पहले देखो ये अकेला इसके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये प्लस में और अंदर भी इसी प्लस में, तो इसको आप डायरेक्टली खोल सकते हो, खोल सकते हैं क्योंकि ये प्लस है और आर क्या है प्लस है। तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस के दो अपने आप में प्लस ही रहते हैं। अब देखो यहाँ क्या है माइनस है, क्या है माइनस, और इसकी बाहर क्या है कोष्टक में, बाहर कोष्टक के बाहर क्या है प्लस है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसको कोष्टक से बाहर खोलना है, और बाहर खोलना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये प्लस है और अंदर क्या है माइनस। तो प्लस का गुणा पहले माइनस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस, फिर ये 4 का 4। अब वापस आगे देखो इसको भी खोलना है तीन को, ये क्या है इसके आगे बाहर कोष्टक में क्या है प्लस है, प्लस का गुणा माइनस से करोगे क्या आएगा माइनस, ये माइनस और ये 3 का 3। ठीक है, इस कोष्टक को खोलने से पहले क्या इसके आगे देखो क्या है माइनस है, और यहाँ माइनस है और अंदर भी क्या है माइनस है। तो माइनस का गुणा माइनस से करता हूँ क्या आता है प्लस, क्या आता है प्लस, और ये 5 का 5, क्योंकि मैंने आपको बताया था माइनस का गुणा माइनस से करते तो क्या आता है प्लस, तो प्लस मैंने निशान लगा दिया, कोष्टक खोलते ही 5 का 5। ठीक है, अब इसको हल करो, वापस नॉर्मल स्थिति में आ गया, जैसे इधर पहले मैंने जैसे बताया था वैसी स्थिति में पहले आ गया। अब जैसे ये संख्या खुल गई तो आपको वही कंडीशन लागू करनी है, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके प्लस का निशान, माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस का निशान। अब प्लस में कौन सी देखो इस 2 के आगे कुछ नहीं है, क्या है प्लस के और 5 प्लस के, तो 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 प्लस के प्लस के 7। उसी प्रकार माइनस के 4 और माइनस के 3 कितने हो गए माइनस के 7। अब दोनों संख्या एक प्लस की और एक माइनस की है और दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0। ये मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। ये हो गया कुछ आइडिया, जैसे कि प्लस वाली संख्या माइनस की संख्या में ऐड कैसे करेंगे, माइनस वाली संख्या को प्लस की संख्या में ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, और ये हो गया कोई नॉर्मल बात। अब गुणे में क्या होता है, कभी कभी 2-3 प्रकार के भी गुणे आते हैं। ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं, एक अगर गुणे वाला लिख लेते हैं एग्जाम्पल जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये चौथा एग्जाम्पल बता, सपोज मैंने यहाँ लिखा -3 2 × -4, और ये मैंने आपको कल जो बताया था, मैंने आपको दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना बताया था। आज वो 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जो कि प्लस माइनस के चिन्हों के आधार पर। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप घबरा गए होंगे, कल तो सर ने 2 बताया, आज 3 तरीके से, इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं, इसमें भी सीधा नियम है, आपको नियम के हिसाब से चलना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने मर्जी से कुछ नहीं करना। ये क्या है माइनस है और ये क्या है प्लस है। तो कल मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अगर माइनस की है और आगे गुणे में प्लस की संख्या है तो माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले माइनस लगा दो और फिर दोनों का गुणा कर दो, 3 × 2 करेंगे क्या आएगा 6, ये माइनस के 6, इसको कोष्टक में बंद कर दो, यानी इन दोनों का काम हो गया। अब ये इंटू लगा लो वापस, ये इंटू लगा दिया मैंने, और रिटर्न में वापस -4 लिख रहा हूँ, ये -4 लगा दिया। ठीक है, आराम से ध्यान से देखना। अब आगे स्टेप उतरो, ये क्या है माइनस के 6 और ये माइनस के 4, ये माइनस की संख्या है, ये क्या है माइनस की संख्या है। तो माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करते तो क्या आता है
प्लस, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था प्लस अपने आप में प्लस होता है, चाहे लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस लगा नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट गुना बता रहा हूँ मैं, 6 का गुना 4 से करेंगे क्या आएगा 24, यानी -6 का गुना -4 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 24, और प्लस के 24 अपने आप में प्लस ही रहते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक आधा एग्जांपल और देख लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया -4, यहाँ लिख दिया -1 और यहाँ लिख दिया -2, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस है। अब सबसे पहले वो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 4 का गुना मैं 1 से करूंगा तो 4 ही आएगा और 4 प्लस में आएगा क्योंकि माइनस का गुना माइनस से करते हैं तो क्या आता है प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते इंटू का इंटू लगा दूंगा, फिर -2 का -2। अब ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 2 है, प्लस के 4 का गुना -2 से करेंगे, यानी प्लस का गुना अगर माइनस से करूंगा तो क्या आएगा माइनस, और 4 का गुना मैं 2 से करूंगा तो क्या आएगा -8, ठीक है। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, प्रश्नावली पे आते हैं, जो कि अपन ने लास्ट टाइम छोड़ दी थी अपन ने 1.1 प्रश्नावली, ठीक है। एक आधा सवाल देख लेते हैं उसका भी तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट सवाल देख लेना आप, ये अपन ने संख्या रेखा बना रखी थी और वापस में एक बार दोहरा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपको कल मैंने आपको बताया था कि -9 और ये -8 में क्या है लाहौल स्थिति, ठीक है। उसी प्रकार श्रीनगर कहाँ पर है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, संख्या रेखा आपके पास पहले लिखी हुई है और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये श्रीनगर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। संख्या रेखा आपकी किताब में बनी हुई है और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 5 पे शिमला संख्या रेखा बनाने का आपको खाली आइडिया बता रहा हूँ। ये भी 10 है और 10 के बाद ये 14 पे ये 15 हो गया और 14 पे आपका ये ऊटी है और आगे चलते हैं अपन, क्या आएगा 20 हो गया ये और 21 और 22 पे क्या है ये बेंगलोर। इसके बारे में अपन ने लास्ट टाइम चर्चा की थी, ठीक है। तो इसका एक सवाल और दे दीजिए, एक सवाल और दे दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ए बता दिया था, सभी के तापमान बता दिए थे मैंने सभी स्थानों के सवालों को। दूसरा देखिए उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। सबसे गर्म मैंने आपको बताया था, जो प्लस का होता है वो सबसे गर्म होता है और जैसे जैसे कम माइनस में आते हैं वो क्या होता है ठंडा होता है। तो सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर, यानी सबसे गर्म कौन सा है यहाँ पे, सबसे गर्म आपको क्या नजर आ रहा है बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ पर देखो 21 और 22 पर, देखो आपकी किताब के अंदर लिखना है बेंगलोर आपकी 22 डिग्री पर है, तो बेंगलोर का तापमान क्या है 22 डिग्री लिखना। सबसे गर्म स्थान का तापमान बराबर कितना है 22 डिग्री, ठीक है। और सबसे ठंडे स्थान का तापमान, सबसे ठंडा कौन सा आता है जो माइनस में होगा वो सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडे स्थान का तापमान पूरी लाइन यही लिखिए, ठीक है। सबसे ठंडे स्थान का तापमान, तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है यहाँ पे लाहौल स्पीति, देखना लाहौल स्पीति माइनस कितने डिग्री है 8 डिग्री है, ये माइनस का 8 डिग्री। और यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों के मध्य अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी आपको सबसे गर्म तापमान में सबसे ठंडे तापमान को घटाना, ठीक है। मैं अंतर बता रहा हूँ दोनों के बीच में अंतर देखना है, यहाँ पे अंतर का मतलब होता है घटाना। 22 डिग्री में से मेरे को घटाना है -8 डिग्री। अब देखो ये आप भूलना मत कि ये माइनस अलग है, ये इस सवाल का माइनस है, ये सब जो तापमान है उसका माइनस है, बाकी ये आपका अंतर है, अंतर जो मैं घटा रहा हूँ। इसको हल करेंगे, देखो प्लस माइनस वाली संख्या आनी है, ये 22 का 22, ये माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और ये 8 का 8 और 22 प्लस 8 कितने हो गए 30 डिग्री, और ये दोनों के मध्य अंतर जो है वो क्या है 30 डिग्री, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट कल देखते हैं। थैंक यू।
मॉर्निंग क्लास। कल जैसे कि अपन पढ़ रहे थे इसी के बारे में, पर ये अपना थोड़ा अधूरा रह गया था, इतिहासकार एवं उनके स्रोत। देखो इतिहासकार क्या करता है कि अतीत को ढूंढने के लिए वो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेता है। जैसे कि कल भी बताया था मैंने उनको कि जैसे सिक्के है, शिलालेख है, अभिलेख है, या कोई पुराने महाकाव्य है, पांडुलिपियां है, इनके माध्यम से वो अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अभिलेख के बारे में भी पढ़ा आपने, पांडुलिपि के बारे में भी कल मैंने बताया था आपको, और फिर मैंने क्वेश्चन भी किए थे आपको कि भाई अभिलेखाकार किसे कहते हैं। आंसर आपने लिखा हुआ होगा कि भाई अभिलेखाकार वह स्थान है जहाँ पर दस्तावेजों, पांडुलिपियों एवं जो ग्रंथ होते हैं उनको सुरक्षित रखे जाते हैं, वो कहलाता है अभिलेखाकार कहलाता है। इसी प्रकार के देखो आज राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के भी अलग अलग जैसे कि अभिलेखाकार बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के राज्य हैं जैसे अपने यहाँ पे, तो उनमें भी क्या है सभी के अलग अलग अभिलेखाकार बने हुए हैं, जिसमें कि उसमें उनके ग्रंथ रखे हुए हैं, दस्तावेज रखे हैं, कानूनी दस्तावेज भी है, और हिसाब किताब के जो ब्यौरा वगैरह होते हैं वो भी उनके अंदर रखा जाता है, वो कहलाता है अभिलेखाकार कहलाता है। ये अपन ने कल भी पढ़ा था। अब देखिए लोक धर्म ग्रंथों, शास्त्रों के वृतांतों संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करो तथा खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करते थे। फिर ये धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, और इन पांडुलिपियों को अभिलेखागारों में रखा जाता था उस समय में। फिर अपन आगे आते हैं, पांडुलिपि तो दस्तावेज से इतिहासकारों को विस्तृत जानकारी भी मिलती है, परंतु इनका प्रयोग करना कठिन है। ये वास्तव में सही है, जैसे कि अपने को जानकारी तो मिल जाती है, पर उसको क्या करते हैं कि जैसे कि पांडुलिपि लिखी हुई है ना, उसको अपने को समझने में वक्त लगता है, और या फिर है कि अपन समझ भी नहीं पाते। जैसे कि उस समय के समय में, आज तो क्या है कि अपने प्रिंटिंग प्रेस भी है, फोटोकॉपी भी हो जाती है, उस समय क्या पांडुलिपि क्या फोटोकॉपी होती थी क्या, है ना, छापे करने की मशीनें भी नहीं थी, तो लोग क्या उस समय क्या करते थे कि इतिहासकार क्या करते हैं
मिला है। ये काफी इतिहासकारों ने कहा ये सन 1971 के अंदर जिन्होंने इसकी छानबीन करी थी उनको क्या है कि दूसरी बार जो लिखा हुआ था वो मिला था। ये तुम्हारे इम्पोर्टेंट भी है और ये प्रश्न भी बनता है। अब मैं एक चीज आपको कह देती हूँ कि जितने भी चीजें ये अपने पूरे लेसन के अंदर अपन अभी पढ़ रहे थे, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था इसको अपने को अध्ययन बिंदु के अंतर्गत लिखना है। अपन जैसे क्लास में करते थे पहले कि भाई अध्ययन बिंदु लिखो या मुख्य बिंदु लिखो, पॉइंट पॉइंट, ये इनको अपनी नोटबुक में उतारना, ये आपका डेली का होमवर्क है। और एक मैं आपको क्वेश्चन जो देती हूँ उनको आपको बराबर करना है। आज मैं वापस ले रही हूँ 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है अतीत में प्रतिकृति बनाने वाले को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है जीआईटी वर्णी कौन थे? वे उन्होंने अपना वृतांत कब लिखा था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और जो ब्रैकेट में दिए हैं उनको मुख्य बिंदु में करना है। बाकी का